Hello everyone, very good evening to everyone. Am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Good evening. So, any doubt in the previous Good evening, lecture? sir. वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। राइट, तो अभी तक हम जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं बच्चों, आपने देखा होगा कि इवोल्यूशन की फॉर्म के अंदर पढ़ रहे हैं। अपन डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि अपन को देखो, हमको सिर्फ पढ़ना या फिर कोर्स कंप्लीट करना इससे मकसद नहीं होना चाहिए। हमें मैक्सिमम बेनिफिट करना है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ बेनिफिट करना है हमें, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, अभी जब जैसे मैंने आपको बताया, हर दिन मैं क्लास में बोल रहा हूँ, 25 को एग्जाम होगा आपका, 40 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन के टेस्ट में आपको पता चलेगा कि भाई पढ़ना थोड़ा अलग चीज है और पेपर अटेम्प्ट करना बहुत अलग चीज है, और पेपर अटेम्प्ट करने के साथ टाइम लिमिट के अंदर पेपर अटेम्प्ट करना वो बहुत अलग चीज है। राइट, तो हम उसी तरह कुछ माहौल बनाने की कोशिश करेंगे जैसे यूपीएससी के अंदर होता है। ठीक है, और एक टाइम लिमिटेड फ्रेम के अंदर आपको इसको पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, तो दिस इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। 25 को आपको पता चलेगा कि किस तरह से चीजें अपन समझते हैं, कुछ जैसे समझना और क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रैक्टिकली। और इसीलिए हमने, है ना, इस तरह के बहुत सारे वीकली टेस्ट रखे हैं। ठीक है, जिससे कि आपकी गलतियां आप बिल्कुल रिफाइंड वे के अंदर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पहुंची। मुझे ऐसा भरोसा नहीं है आप पे कि आप लोग 5,000 के आसपास क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जाएंगे, तो इसलिए हम अपने हाथों से, ठीक है, आपको इस क्वेश्चंस करवाएंगे और ये बताएंगे कि भाई कहाँ कहाँ पर आप गलती कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे सुधार कर सकते हैं। 25 इज द डेट, इस डेट को सभी याद रखें। राइट, चलिए, तो हम ये समझ रहे हैं कि हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिफरेंट डायमेंशंस में हमने समझा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन जो होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का कैसा था। और हमने यहाँ पर ये समझा था कि शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स के ऊपर डायरेक्टर्स हैं, और डायरेक्टर्स के ऊपर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स ओनली। राइट, और एक कोर्ट आउट ऑफ डायरेक्टर्स आर 24 इन द नंबर। और ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर क्या करना शुरू कर दिया था, इनके ऊपर अब कमान चलाना शुरू कर दिया था। राइट, और ब्रिटिशर्स ने कहा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो 24 से 28 कर दिए जाएंगे, 18 कर दिए जाएंगे। ये हमने आपको बताया था 1853 का चार्टर एक्ट, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, मतलब सुबह आपको पढ़ाया था। 1853 चार्टर एक्ट में बोला कि 24 से 18 कर दिए जाएंगे। और दूसरा डायमेंशन इसमें ऐसा बोला गया कि ये जो 18 लोग होंगे, 18 जो पर्सन होंगे, उनमें से भी 6 जो होंगे दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द क्राउन, वो अपॉइंट किए जाएंगे क्राउन के। मतलब कि इसके अंदर जो है, आपने क्या कर दिया, इसके अंदर घुसपैठ स्टार्ट कर दी ब्रिटिशर्स ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। राइट, अब ब्रिटिशर्स धीरे धीरे करके इनको मारना चाहते थे कि भाई पहले 12 कर देंगे, फिर 6 कर देंगे, फिर 7 कर देंगे। इतना मौका मिला ही नहीं इनको। अभी बताइए क्यों आगे इतना मौका मिला नहीं, क्यों नहीं मिला, ये आपको इसके अंदर बताते हैं। राइट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 से 18 हो गए थे, ये अपन ने इसके अंदर समझा था। और दूसरा जो अपन डायमेंशन समझ रहे हैं कि दूसरा ये है कि भाई जो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसके बारे में हम इसके अंदर बात कर रहे थे। तो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, उसके अंदर तो हम जानते हैं कि कोई गवर्नर जनरल के साथ साथ 4 मेंबर्स विल बी देयर। ठीक है, और एक नया मेंबर जो अपन ने ऐड करा था, आपने देखा था नया मेंबर जो ऐड करा 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर, दैट इज लॉर्ड मैकलो। ठीक है, अब मकौले जो थे, लॉर्ड मकौले, वो उसको अपन ने ऐड कर, उनको अपन ने ऐड करा। तो उनका यही था कि भाई लेजिस्लेशन के पर्पस के लिए आप रखेंगे, लॉ मेंबर है, इसलिए लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव डायमेंशंस के अंदर आपको नहीं इंटरफेयर करना है, नहीं तो वही चीज हो जाएगा जो कि क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ था, कि एक तरह से टाई अप वाली सिचुएशन, मतलब एक तरफ से इनडिसिसिवनेस का सिचुएशन आ जाएगा इसके अंदर। राइट, चलिए स्टार्ट करने से पहले अभिषेक से कुछ पूछ लेते हैं। अभिषेक, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर, जो डबल गवर्नमेंट वाला सिस्टम था बिट्स इंडिया एक्ट में, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सर जैसे पॉलिटिकल अफेयर्स के साथ साथ एक पॉइंट था इसमें कि रेवेन्यूज का भी काम दिया गया। तो सर मतलब कमर्शियल वाला तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे थे ना? रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू जनरेट करने का, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का। जो पहले वो दीवानी राइट्स और ये सब थे अच्छा ना, अच्छा, उसको ठीक है खत्म ठीक है कर ठीक है दिया, सर, वो वाला है। ठीक है ठीक है ठीक। अभिषेक, दिव्या, यस प्लीज दिव्या। सर, जो ये चार्टर एक्ट 1833 था, उसमें ये जो एक इसका पॉइंट था, लीगलाइज द ब्रिटिश कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड टेरिटोरियल पोजेशन ऑफ कंपनी वर अलाउड टू रिमेन अंडर इट्स गवर्नमेंट। हाँ, तो इसका मतलब मुझे मीनिंग नहीं समझ आया आपने। देखो, अभी तक ब्रिटिशर्स ने ऐसे नहीं कहा था। देखिए, ब्रिटिशर्स जब किसी को कॉलोनी मानी, कॉलोनी का मतलब क्या होता है ये अपन बता देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक ब्रिटिश एम्पायर है, ठीक है, तो इसने अभी तक अपने ट्रेडर्स भेजे थे, है ना दिव्या, ट्रेडर्स भेजे थे किसके अंदर, इंडिया के अंदर, कि इंडिया के अंदर ट्रेडर्स तुम जाओ और ट्रेड करो। उन्होंने इंडिया के अंदर ट्रेडर्स किया और वो मस्ती से ट्रेड कर रहे थे, और ज्यादा ही मस्ती कर ली उन्होंने कुछ, और ट्रेड के साथ साथ वो और भी काम करने लग गए। राइट, इन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज को कैप्चर भी करा इन ट्रेडर्स ने। ठीक है, यहाँ पर आकर अपना दूसरे फॉरेन ट्रेडर्स से भी लड़े, यहाँ के डोमेस्टिक डायमेंशंस में भी लड़े, नवाबों को भी हराया, फोर्टिफिकेशन भी कराया, ये सब काम इन्होंने इसके अंदर करा। और इन्होंने बहुत सारी अच्छी खासी प्रॉपर्टी जो है ना अपनी इकट्ठी कर ली कि ये सारी प्रॉपर्टी हमारी
है ना, ट्रेडर्स की। अब ब्रिटिशर्स ने, अब ये सब ट्रेडर्स का है अभी तक, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटिशर्स धीरे धीरे क्या कहेगा कि भाई ये ट्रेडर्स, तुमने जो प्रॉपर्टी वहां कमाई ना, ये हमारी है, ठीक है। ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ऐसे कहेगी कि हमारा पोजीशन, और इसके अंदर तुम अभी इसके ऊपर रहो आराम से, आराम से यहाँ पर रहो आराम से, पर ये हमारा, यही ध्यान रखना, गवर्नमेंट के अंडर में तुम यहाँ पर रह रहे हो, तुम्हारे टेरिटोरियल पोजीशंस अंडर इट्स गवर्नमेंट, इट्स गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश इंडिया, राइट, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट, राइट। दूसरी चीज ये है कि पहली बार इन्होंने इस तरह से बोला कि इंडिया जो है ना हमारी कॉलोनी है। कॉलोनी का मतलब क्या होता है? कॉलोनी का मतलब यह है कि इंडिया के अंदर जो भी एरिया हमारा है वो किसका है? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री है, जैसे मान लीजिए ब्रिटिश जो इंडिया जो थी ब्रिटिश की कॉलोनी थी, मतलब कि इंडिया के ऊपर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे वो ब्रिटिशर्स के चलेंगे, जो भी एक्ट्स रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे वो ब्रिटिशर्स के बनेंगे। तो जब ये चीज कहा जाता है 1833 के अंदर, ये कहा गया कि भाई हमारी कॉलोनी है, तो इससे ये क्या क्या डायमेंशन हुआ? इसके अंदर ये हुआ कि सारा जो अधिकार होगा उसके ऊपर, कॉलोनी के ऊपर, वो किसका होगा? जो कि कॉलोनियल पावर है। कॉलोनियल पावर क्या है? ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन का सारा अधिकार इसके ऊपर होगा। इस तरह की बात की। तो जब ये ऐसे बोला जाता है 1833 चार्टर एक्ट के अंदर कि इस एक्ट के अंदर रेगुलेशंस को हटाकर एक्ट बोला गया अब चीजों, क्यों? क्योंकि अब जो एक्ट बन रहे हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट के अंदर बन रहे हैं, और ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ पर एक्ट क्या कर रही है? यहाँ पर एक्ट बना रही है, क्योंकि ये भी जो टेरिटरी है ये ब्रिटिशर्स की है, ब्रिटिशर्स की एक तरह से कॉलोनी है। कॉलोनियल मास्टर्स जो होते हैं उनकी एक कॉलोनी होती है। इसका मतलब क्या है? सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यही एस्टेब्लिश करेंगे। दिव्या, ओके सर। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्लियर है पूरा का पूरा सेंटेंस, या हाँ वापस जी सर, हाँ बताओ? जी। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हम 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ चुके थे, और 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर हम पढ़ रहे थे, तो हमने ये समझा था कि 24 से 18 कर दिया, और 18 के अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उसके अंदर भी 18 में से 6 तो इन्होंने अपने घुसा दिए क्राउन में, है ना। तो एक तरह सेंधबाजी कर दी इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सोच के देखो पहले कितने पावरफुल थे, मतलब उनका सिक्का चलता था भारत के अंदर पूरा, ठीक है। जो कुछ करना सकते वो कर सकते थे। और दूसरी बात, वो कुछ करने भी नहीं दे रहे ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स ने कहा था ओपन कंपटीशन लाएंगे, तो इन्होंने मना कर दिया था। समझ आ रहा है? वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अब ऐसी हालत कर दी 20 साल के अंदर अंदर, ज्यादा समय नहीं हुआ, कि 24 से 18 नंबर कर दिया, और 18 में से भी 6 अपने डाल दिए, राइट। इसके साथ साथ आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके अंदर 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, 4 थे, ठीक है। इसके अंदर एक लॉ मेंबर भी था, ठीक है, इसलिए 4 हो गए थे। पर लॉ मेंबर जो है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड वन, ये आपको बताया था। इसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गई, और ये पहली बार ऐसा है पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा सिस्टम यहाँ पर देखने को मिला, जैसे हमारा आज पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां पर देखने को मिला। इसके मेंबर्स भी मैंने आपको बताया इतने मेंबर्स के अंदर हुआ करते हैं, ठीक है। इट मार्क्स बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कभी ऐसा आ जाए कि बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से हुआ, तो अभी तक तो भैया एग्जीक्यूटिव काउंसिल हम देख रहे थे। अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही देख रहे थे। पहली बार हमने देखा गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब पार्लियामेंट जैसा सिस्टम हो गया जिसमें एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, लेजिस्लेचर्स भी होते हैं। मैंने पहले दिन आपको पढ़ाया था एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर। समझ में आ रहा है? इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था, राइट। अब यहाँ पर देखिए ओपन कंपटीशन एग्जाम जो है वो इसने कहा कि कंडक्ट कराएंगे, मेरिट के बेसिस पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम लोग को अपॉइंट कर दें। यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि इट मेंटेन दैट द गवर्नर ऑफ बंगाल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नर जनरल हु वाज टू हेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होल ऑफ इंडिया। ये इसके अंदर बोला गया, पर इसके अंदर ये इंप्लीमेंट होते होते बोला गया, इसके अंदर ये भी कहा था कि इसको इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट होते होते 1912 तक जाकर फिर जाकर ये इंप्लीमेंट होगा। तब तक गवर्नर ऑफ बंगाल इज इक्वल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। समझ में आ रहा है? पर इस एक्ट के अंदर बोल दिया गया था, और उसका इंप्लीमेंटेशन जो होगा बहुत बाद में होगा, 1912 के अंदर जाकर होगा। इसमें अलग गवर्नर का एक, बंगाल का एक गवर्नर होगा, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय जो होंगे वो अलग होंगे। सर एक टर्म आपने यूज कर लिया वायसराय, ये कहां से है? ये अभी देखते हैं, आज के लेक्चर के अंदर समझेंगे व्हाट इज वायसराय, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक अपन को इसके अंदर समझ में आ गया। कुछ और फीचर्स के अंदर देखिए 1853 के अंदर, तो लास्ट चार्टर एक्ट था भाई, क्योंकि इसके बाद कोई चार्टर एक्ट आया ही नहीं। और इसके अंदर मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था, इस चार्टर एक्ट में ये नहीं बोला गया था कि 20 साल बाद हम दूसरा चार्टर लेकर आएंगे, कुछ नहीं बोला गया था इस चीज के ऊपर। हमेशा जब बोल रहे थे 1813 में बोला, 1700 अगर हम देखेंगे कि 1791 के 93 के एक्ट के अंदर बोला, 1813 के एक्ट के अंदर बोला, 1833 के एक्ट के अंदर बोला कि हम आगे रहेंगे। 1853 में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला कि आगे लेकर आएंगे, 20 साल बाद नहीं लेकर आएंगे, कुछ नहीं। तो यहाँ पर ही कंपनी वाले समझ गए थे कि भैया अब हमारा है ना सिस्टम यहाँ पर खत्म होने वाला है।
हमारा जो रूल है ना, बचा खुचा जो रूल है, वो भी हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट चार्ट है, एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल बट इट डज नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर टाइम, कि किस पर्टिकुलर टाइम तक है, 20 साल तक, बोले कि आने वाले समय में कंपनी रूल चलेगा, पर कब तक चलेगा? हो सकता है 1 साल बाद खत्म कर दे, हो सकता है 2 साल बाद खत्म कर दे, हो सकता है 3 साल बाद खत्म कर दे। ये भाई 20 साल का गारंटी नहीं दिया कि 20 साल तक लेके जाएंगे तुम्हें। दिस वॉज अ क्लियर इंडिकेशन दैट कंपनीज रूल कुड बी टर्मिनेटेड एनी टाइम इन द पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट कहेगी, एक दिन बाद ही कह दे, तो वो हट जाएगा। अब 1853 जब एक्ट आया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के ऑफिशियल्स की सांसें ऊपर नीचे होने लगे। बोले भाई साहब क्या करें अब, है ना, हो सकता है कि अब आने वाले समय में हम रहें ना रहें। ठीक है, इंडिया के अंदर इतना सारा प्रॉफिट हो रहा है, इतने मजे कर रहे थे हम, रहें ना रहें, ये इनके दिमाग में चलता रहे। इतने में बीच में एक बहुत बड़ा एक इवेंट हो जाएगा हमारा, सिपाही मिटेनी, जो हिस्ट्री के अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। 1857 के अंदर सिपाही मिटेनी हो जाएगी। ठीक है, अब जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये डायमेंशन हिस्ट्री के अंदर भी वापस क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, और हिस्ट्री के अंदर सब कुछ तुमको वापस से एक तरह से लूप बन जाएगा, है ना, करेक्ट हो जाएगा कि हाँ देखो, ये देखो मॉडर्न हिस्ट्री, और ये देखो ये पॉलिटी अपन ने इस तरह से लिंक कर दिया। ठीक है, लिंकेजेस से पढ़ो। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे इंटरनेशनल रिलेशन के, जब भी मैं तुमको कोई कंट्री पढ़ाता तो उसको लिंक करता जाता था ना, कि इस कंट्री को उससे लिंक करो, वापस से उसको वापस से पूरा पूरा सर्किल बनता था, तब जाकर तुम्हें मजा आता था कि हाँ साहब नॉलेज बन गई है। इसी तरह से हम यहाँ पे सब्जेक्टों के बीच में लिंक करेंगे, तुम समझ सकते हो तुम लोग, है ना, इस चीज को। तो 1857 के अंदर क्या हुआ, 1857 का एक्ट आया, और 1857 के अंदर क्रांति आई, सॉरी एक्ट नहीं आया, और सिपाही मुटेनी हो गई। अब ये मुटेनी इतनी खराब, इतनी इतनी भयंकर थी कि ब्रिटिशर्स की जड़ें हिल गई इसके अंदर। ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा, वो तो हमारा है ना, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एक बढ़िया सा कोई लीडर नहीं आ पाया, है ना, और हम एक तरह से यूनाइट होके नहीं कर पाए, एक उधर लड़ रहा है, एक उधर लड़ रहा है, सब लड़ रहे थे, पर एक उधर उधर ऐसे ऐसे लड़ रहे थे। पर अगर एक भी ऐसा लीडर हो जाता ना जो खड़ा हो जाता, तो इन लोगों की हवा टाइट हो जाती ब्रिटिशर्स। तो 1857 के अंदर सब सिपाही मुटेनी होगी, तो कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को इसलिए क्रिटिसाइज किया जाएगा कि ये देखो तुम लोगों के कारण ये चीजें हुई हैं, तुम लोगों ने इतना अत्याचार करा, इतना एक्सप्लॉयटेशन करा ये भोले भाले इंडियन लोगों पे, कि इनको एक तरह से मुटेनी करनी पड़ गई। ठीक है, तुम लोगों के कारण 1857 की क्रांति हुई है, और तुम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तुम लोग बहुत ही खराब हो। ये चीज कौन बोल रहे थे? ये हम नहीं बोल रहे थे, ये ब्रिटिशर्स वाले बोल रहे थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल उठते थे कि देखो कितने खराब लोग हैं, इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन करा, इन्होंने जमींदारी सिस्टम लेकर आए, ये करा, इन्होंने पूरे नवाबों को मारा उधर जाके, पूरे लोगों को ड्वेल गवर्नेंस के अंदर फंसाए रखा। ठीक है, कोई गवर्नेंस वहां पर दी नहीं, और ये लोग ऐसे ऐसे करते हैं, इस कारण से ये सब चीजें हुआ है। इन्होंने बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन करा है, और इन सब एक्सप्लॉयटेशन के कारण ये सब चीजें हुई हैं। इनकी जमींदारी सिस्टम अगर हम देख ले, कोई भी सिस्टम अगर हम देख लें, तो सारा जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है। ठीक है, और इन सब कारण के कारण ये हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो जो है उसके ऊपर सारा ठीकरा इन्होंने फोड़ दिया, एक लाख ठीकरा भरकर, और उसके सर के ऊपर फोड़ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। और वहां के लोग जो थे, ब्रिटिश के जो लोग हैं, ब्रिटिश सिटीजन, वो भी ये बोल रहे हैं, ब्रिटिश सिटीजन जो है वहां पे ब्रिटेन के अंदर, ये बोल रहे हैं कि भाई कैसे लोग हैं, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा सब कुछ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा, ये सब चीजें इस तरह से इसके अंदर होने, राइट। और आप देखेंगे यहां पर फिर पार्लियामेंटेरियन सोचते हैं भाई ये है लोहा गरम, ठीक है, गरम हो चुका है लोहा, और उस पर मार दो हथौड़ा। ठीक है, और वो हथौड़ा मारते हैं, एक लाते हैं एक्ट ऑफ, अब नाम पे ध्यान दे, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस जिसको बोला जाता है 1858 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। चार्टर तो खत्म, और इस एक्ट के अंदर पहला पॉइंट ये बोलते हैं कि ये एक्ट अबॉलिश कर देगा क्या, कंपनी का रूल। कंपनी रूल विल बी नो मोर, कंपनी रूल यहां पर खत्म, मतलब अब सब खत्म, अब सारा का सारा ब्रिटिश जो होगा वो पार्लियामेंट से चलेगा, अब सब कुछ इसके अंदर, ये सब चीज खत्म, तो हमने बोरे बस्ते आके चलो वापस जाओ ब्रिटेन। ठीक है, सारा सर पोजीशन हमारा, टेरिटोरियल पोजीशन बोले सब हमारा हो गया। तो इसके अंदर सब कुछ कंपनी का रूल जो होगा उसको अबॉलिश कर दिया जाएगा। बोले साहब मैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोले कोई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं भैया, भग जाए ऐसे, कोई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाला सिस्टम नहीं रहेगा, कोई बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला नहीं रहेगा, और सारा का सारा आप देखेंगे यहाँ पर जो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर बोला गया था कि डुअल गवर्नमेंट हो गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो सब कुछ यहाँ पर जाकर 1858 के अंदर आ जाकर खत्म हो जाएगा। पूरा का पूरा कंट्रोल जो होगा वो ब्रिटिश ले लेगा।
ठीक है, पूरा का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो एक्ट अबॉलिश, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी रूल को अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अबॉलिश कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अबॉलिश कर दिया। इसलिए जो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर डुअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम आया था, उस डुअल गवर्नमेंट के सिस्टम को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, एक नई पोस्ट बनाई गई, न्यू पोस्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड। एक नया वाइसरॉय, आपने सुना होगा वाइसरॉय। वाइसरॉय टर्म कहां से आई, 1858 के बाद आई इस एक्ट से। ठीक है, तो आप देखो सिस्टम के अंदर क्या है, वो था ना गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव, वो तो इंटैक्ट रहा सिस्टम। ठीक है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर अब नई पोस्ट जो है ना वाइसरॉय की, उसको अपॉइंट कर दिया। अब वाइसरॉय कौन है, अब अपन आगे चलकर आपको बताएं। ठीक है, अब क्या हुआ कि इंडिया का जो ऑफिस है, ठीक है, अब लंदन के अंदर, कभी ऐसे समझो ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे ऑफिस होंगे, एक अफ्रीका का ऑफिस, एक इंडिया का ऑफिस, समझ में आ रहा है, एक सारी कॉलोनीज के अलग अलग ऑफिस होंगे। जैसे हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस है ना, तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस, ये ऑफिस क्या है, ये इंडिया का ऑफिस है ब्रिटेन के अंदर, यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड सारे, यहाँ से अफ्रीका के, यहाँ से म्यांमार से रिलेटेड सारे, इस तरह के देखते होंगे, है ना, उनके ऑफिस रहते होंगे, कॉलोनीज के अलग अलग ऑफिस। तो इंडिया का जो ऑफिस था कहाँ पर, लंदन के अंदर, इंडियन ऑफिस एट लंदन। वहां पे एक ऑफिस बनाया गया कि भाई यहाँ पर अब एक इंडिया का ऑफिस होगा, इसके अंदर सारे यहाँ पे कर्मचारी रहेंगे, सेक्रेटरीट हो गए, वो सब कुछ होगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक जो पर्सन होगा वो इस ऑफिस को हेड करेगा। जैसे हम मिनिस्ट्री बनाते हैं ना, तो वो भी इस तरह से अपने ऑफिस बना रहा है कि भाई ये इंडिया वाला ऑफिस है। अब इंडिया को हमको गवर्नमेंट देनी है, अभी गवर्नेंस देनी है अच्छी, तो हमको एक ऑफिस बनाना पड़ेगा लंदन के अंदर। तो लंदन के अंदर उन्होंने एक ऑफिस बनाया, और इसका जो हेड था, ऑफिस का जो हेड था, वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, राइट, वो कौन थे, वो उसके हेड थे। तो मतलब इंडियन ऑफिस एट लंदन बनाया गया, और उसके अंदर वो हेडेड बाय व्हाट, हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एक तरह से इंडिया के अंदर, समझ में आ रहा है। अब इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर क्या पावर दी गई, समझो कि मतलब इंडिया के, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, ध्यान सुनो। इंडिया के अंदर एक ऑफिस बनाया, वो लंदन के अंदर एक ऑफिस बनाया गया, दैट इज नोन एज इंडियन ऑफिस। ठीक है, जिसमें इंडिया से रिलेटेड सारे काम होंगे, और उस ऑफिस को हेड कौन कर रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया फॉर इंडिया, ये इसको हेड कर रहा है। बात समझ में आ गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इसको हेड कर रहे हैं कि भाई ये इसका हेड है। अब इसके पास क्या पावर होगी, आपको याद है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो कहाँ रहता था, लंदन में रहता था। क्या काम करता था, डे टू डे एक्टिविटी करता था। एक तो उसकी पावर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की पावर आ गई इसके पास, इसको अबॉलिश कर दिया था। और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, मैंने कहा था वो लंदन में रहता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा उसकी पावर आ जाएगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स। तो मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विल टेक ऑल द डिसीजन दैट वाज टेकन बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एट दैट टाइम। ठीक है, बिफोर 1857। 1857 से पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो डिसीजन लेते थे, वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लेगा। तो देखिए यहाँ पर, देखिए नया ऑफिस बनेगा एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का, और इसके अंदर पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और पावर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों जो पावर थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करता था बच्चों, सर कमर्शियल अफेयर्स देखता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था बच्चों, सर ये पॉलिटिकल अफेयर देखता था। अब ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी क्या करेगा, सर ये कमर्शियल अफेयर एज वेल एज पॉलिटिकल अफेयर दोनों देखेगा। ठीक है, कैसे देखेगा, ये तो सर लंदन में बैठा है, यहाँ पे इंडिया के अंदर एक 15 मेंबर की काउंसिल रहेगी ऑफ इंडिया। ठीक है, 15 मेंबर्स की काउंसिल रहेगी इसके पास, वो ये सारा काम क्या करेंगे, देखेंगे। समझ में आ रहा है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब हायरार्की कैसे बनेगी, सबसे ऊपर ब्रिटिश का क्राउन, सबसे ऊपर ब्रिटिश का क्राउन, मतलब जो क्राउन है, जो कि महारानी है, उसका जो होगा सबसे ऊपर ओहदा होगा। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट आती है, ब्रिटिश की पार्लियामेंट। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ठीक है, और उसके नीचे वायसराय और गवर्नर जनरल है। वायसराय और गवर्नर जनरल कहाँ रहते हैं, भारत के अंदर रहते हैं। ये सारा का सारा सिस्टम जो है दैट इज इन द व्हाट, दैट इज इन द लंदन। और ये वायसराय और गवर्नर जनरल जो है वो भारत के अंदर रहते हैं। अच्छा सर, ये समझ में आ गया, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास क्या क्या पावर है बच्चों, कोई तुमसे पूछ ले तो सब आप बोल दोगे, सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जो पावर थी वो इसके पास है, मतलब कमर्शियल एज वेल एज पॉलिटिकल अफेयर सब कुछ ये देखेगा।
किसके थ्रू देखेगा सर? ये रहा ना गवर्नर जनरल और वाइसरॉय और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं, इनके थ्रू देखेगा। समझ में आ रहा है? अब जो गवर्नर जनरल था, अब देखना तुमको थोड़ा सा इसके अंदर देखना, गवर्नर जनरल जो इंडिया के अंदर है वो क्या है, एक तरह से इसका एजेंट है ना। अब दो पोस्ट है अपने पास, एक तो साहब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है और एक वाइसरॉय है। दो पोस्ट है, अगेन आई एम सेइंग दो पोस्ट है, दो पोस्ट बोल रहा हूं मैं, दो पोस्ट है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वही वाला, ठीक है ना। तो वो जो होगा दैट विल बी द एजेंट ऑफ, ये इसका एजेंट है, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुछ भी कहेगा तो उसका एजेंट ये है कि उसके उससे रिलेटेड जो सारा काम होगा वो इसके अंदर ये करेगा। वाइसरॉय जो होगा, वाइसरॉय वो जो होगा ना, वो ब्रिटिश क्राउन की तरफ क्या करेगा, ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है। कि वाइसरॉय का मतलब क्या है, ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव हूं मैं। तो यहाँ पे पूछा जाए कि भाई क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, वाइसरॉय अपना हाथ उठाएगा। आप पूछा अच्छा ये बताओ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एजेंट कौन है, मतलब उसका एजेंट होने का मतलब उसका सारा काम जो करेगा वो यही करेगा। फिर भी देखो ऐसे बोला कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस कमरे में आदमी बैठे, चार आदमी बैठे, ठीक है, रामलाल, श्यामलाल, सोहनलाल और मोहनलाल। बिल्कुल ध्यान सुनना, रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल और सोहनलाल, ठीक है। अब इससे पूछा गया कि बताओ कि ब्रिटिशर्स का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसका एजेंट कौन है। तो श्यामलाल ने हाथ उठाया, श्यामलाल ने कहा मैं हूं, ठीक है। अच्छा है ना, तो एजेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब श्यामलाल का अपन को पता चल गया, श्यामलाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ये अपन को पता चल गया। अच्छा फिर हमने बोला कि बताओ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया क्या है, फिर श्यामलाल ने हाथ उठाया। इसका मतलब क्या है, श्यामलाल वाइसराय भी है। समझ में आ रहा है? तो श्यामलाल ही गवर्नर जनरल भी है और श्यामलाल ही वाइसराय भी है। बात समझो, गवर्नर जनरल जो था वही वाइसराय था, कहने का मतलब ये पोस्ट अलग थी, पर्सन सेम था। सर ऐसा कैसे हो सकता है, सब पोस्ट अलग पर्सन सेम, ये समझ में नहीं आया। यहाँ पर देखो, गवर्नर जनरल इंडिया के अंदर जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किससे बात करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के एजेंट के ओहदे से रहता था, तो वो आदमी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था। और जब भी वो रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश क्राउन होता था तो उसको वाइसराय के नाम से बुलाया जाता। वाइसराय एक ऐसा नहीं था कि बहुत ऑफिशियल नाम था, वाइसराय एक तरह से आम भाषा के अंदर बोलने वाला नाम था। वाइसराय वाज नथिंग ऑफिशियल इन दिस वन, वाइसराय कोई ऑफिशियल नहीं था कि वाइसराय एक आम आदमी, आम भाषा के अंदर बोलने वाला। दोनों एक ही थे, गवर्नर जनरल इन इंडिया भी एक ही है और वाइसराय भी एक ही। वाइसराय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया है, गवर्नर जनरल दैट इज एजेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया। सर कैसे हो सकता है, आप पहले ना एक सीरियल आया करता था देखो, शक्तिमान, ठीक है, उसमें गंगाधर और शक्तिमान दोनों एक ही हुआ करते। इसी तरह से वाइसराय जो है ना, वाइसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये दोनों एक ही है, गंगाधर ही शक्तिमान है, बोथ वर सेम पर्सन। तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना सर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसराय, वाइसराय कौन था, वही था जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको यहाँ पर क्लियर हुआ, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि भाई एक्ट ने क्या क्या चीजें करी, क्या क्या चीजें इसके अंदर करी गई इसके अंदर एक्ट के द्वारा, ये अपन ने इसके अंदर बता दिया। एनी डाउट यू कैन आस्क मी, अब बताओ कोई भी डाउट है 1858 के अंदर, एक्ट के अंदर जो भी पॉलिटी से रिलेटेड है वो सब कुछ मैंने 1858 का एक्ट मैंने आपको बता दिया। हाँ मतलब जब वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन है तो उसको गवर्नर जनरल बोला जा रहा है, ठीक है। हाँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही तो, दिस एक्ट नहीं, नो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही रहा, वही वही जो सिस्टम है, ठीक है, वही सिस्टम रहा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, उसके अंदर सारी पावर्स और ये सब चीजें। पर वाइसराय एक एडेड, उसको एक और पोस्ट दे दी कि भाई तुम वाइसराय भी होगा, जब तुमको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोई क्राउन बोले ना तो तुम बोले ना भाई मेरा, ठीक हो, जो सेक्रेटरी। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ बोथ पोजीशन नहीं, वाइसराय की जो है वो 1858 के अंदर आई है, ये बात ध्यान रखो, वाइसराय की जो पोजीशन आई है बच्चों वो 1858 के अंदर आई है, ठीक है, 1858 के एक्ट के अंदर है। इसकी पोजीशन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन जो है वो चार्टर्ड एक्ट 1833 से आई है। समझ में आ रहा है? वाइसराय की पोजीशन 1947 की खत्म हो जाएगी, अबंडेंट वाइसराय खत्म। पर आपने देखा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1950 तक रहेंगे अपने पास, सी राजगोपालाचारी। समझ में आ रहा है? ये जो पोजीशन है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आई होप दिस इज क्लियर।
हाँ सेम ही पर्सन रहते हैं जब तक क्राउन 1947 तक तो सेम ही पर्सन थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वायसराय तो खत्म हो गया, तो एक ही रह गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सी राजगोपालाचारी अपनी लास्ट के अंदर 1950 के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर इसके बाद ये पोस्ट जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जब इनैक्ट हुआ उसके बाद ये पोस्ट जो होगी वो हटा दी जाएगी। इतना यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब ऐसी कंसेप्चुअल क्लियरिटी आनी चाहिए, नहीं तो ये ढूंढते रहोगे साहब गवर्नर जनरल कौन था और ये कौन था। समझ में आ रहा है? यस दिव्या प्लीज आस्क द क्वेश्चन। दिव्या सर जो 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसी को हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था। तो जब हमारे पास ये आया था 1853 में एक्ट एक आया था कि गवर्नर जनरल बंगाल का और इंडिया का सेपरेट होना चाहिए। तो अब जो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो सेपरेट है या बंगाल वाला ही चलता है? अभी जो 1858 के अंदर है ना, फिर मैंने बोला था वो हुआ नहीं था 1858 के अंदर। हाँ वो प्रपोज किया था उन्होंने, वो नहीं हुआ था। प्रपोज किया था, वो हुआ नहीं था, वो प्रोसेस के अंदर चल रहा है। गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया इज इक्वल्स टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, वही वही बात है, मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना वही है इसका। अब ये वही जाकर सेम चल रहा है। 1912 के अंदर ये जाके अलग अलग हो जाएंगे दिव्या। ओके, ठीक है, तो मतलब अभी वही जो बंगाल वाला था वही अभी वॉइस हाँ है पर वो और रिप्रेजेंट किसको, वो तभी भी रिप्रेजेंट इंडिया को ही कर रहा था ना। अपने 1833 के अंदर कहा था, उसके अंदर सिविल और मिलिट्री सारी पावर उसके अंदर डाल दी हुई थी, हाँ जी हाँ जी। है ना। वो इंडिया अभी रिप्रेजेंट इंडिया को कर रहा है, पर अभी बदल दिया जाए 1912 के अंदर जाकर वो बदलेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी डाउट, कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। ठीक है, तो हम 1858 के एक्ट को हम पढ़ चुके। अब ये देखो हम कैसे पढ़ गए। हम सर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पढ़े थे। ठीक है, उसके अंदर आपको अब सारी चीजें क्लियर होगी कि सर देखो वो तीन थे, उनको तीन को हटा के दो की पावर कम करके एक की पावर बढ़ाई और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपन को बन गया। ठीक है, 17 से। और सर उसके अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अब देखो सब रटा हुआ है तुम्हें, है ना। एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव समझा हुआ है, मतलब रटा हुआ नहीं एग्जीक्यूटिव। उसमें 4 मेंबर थे, तो ये गवर्नर जनरल बहुत परेशान रहता था, इसको बुखार चढ़ गई, इसने सोचा मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। फिर इसके लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर 4 की जगह 3 कर दिया, कास्टिंग वोट की पावर दे दी इसको। समझ मारा? इसी के साथ पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर एक और कमाल कर दिया इन्होंने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सॉरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये बता दिया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर इसके अंदर कम कर दी। और आप देखेंगे सारे के सारे एक्ट आपको मुंह जबानी याद है। अब 1813 को याद करते, दो फोटो हमको याद आ गई। एक एडम स्मिथ की आ गई साहब, एडम स्मिथ जो कि लिबरलिज्म के प्रणेता बन रहे थे, और एक आ गई दूसरे यहाँ पर खड़े हुए नेपोलियन बोनापार्ट घोड़े पे, वो फोटो याद आ गई। तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमको याद है, तो उससे 1813 का एक्ट आ गया, फिर 1833 का आ गया, फिर 1858 का आ गया। ये सब चीजें आपको याद हो गया। अब बिलीव मी और नॉट कि आप एक दो बार और पढ़ो उसको, और सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इसके अंदर हो जाएगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को भी थोड़ा सा अपन को समझना होगा कि किस तरह से चीजें चेंज होगी। अब भारत को, मतलब भारत के अंदर क्रांति हो चुकी है, और भारत के अंदर जब क्रांति हो गई तो ब्रिटिशर्स अपना अच्छा फेस लेकर आ रहे हैं। ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि देखो एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस की अब हम देंगे, देखना गुड गवर्नेंस तुमको। अभी तक तो क्या था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ये सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो थे, ये लोग यहाँ पर थे, ये लालची लोग, इन्होंने तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन करा। अब हम आ चुके हैं ना, अब हम तुमको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस देंगे। और उन्होंने अपने प्रोविजंस बताया कि ये प्रोविजंस हम आपको इस तरह से एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के अंदर हम कर रहे हैं, अब सब कुछ सेट कर रहे हैं, सब कुछ अब ब्रिटिश पार्लियामेंट से होगा। पर हमको उस वक्त हमको लगा होगा कि भाई हाँ ठीक है, अच्छी बात तो चल रही है, पर हम ये देखेंगे एक राक्षस को हटाएगा और दूसरा बड़ा वाला राक्षस बैठ के हमारे ऊपर बैठ जाएगा, और वो और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमें करेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? एनीवन हैज? ठीक है, सभी बच्चे है ना अपना म्यूट रखे, है ना, म्यूट ऑफ मत करें, जब पूछना हो डाउट तभी म्यूट ऑफ करें। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक सबको इसके अंदर क्लियर है। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब क्या होगा, अब नेक्स्ट एक्ट आएगा, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1961। इंडियन काउंसिल एक्ट 1961 क्या कहता है, ये हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, हाँ 1961 पे क्या पढ़ गया, 1861। तो 1861 क्या बोलता है ये अपन इसके अंदर समझेंगे। इसके लिए पहले अपन को बैकग्राउंड इसके अंदर समझना पड़ेगा। बैकग्राउंड ये है सर, 1857 की क्रांति हो चुकी है, और ब्रिटिशर सोच रहे हैं कि ऐसी क्रांति वापस हो जाएगी ना, तो हम हमारे दिन जो होंगे ना नंबर्ड रह जाएंगे, हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग यहाँ से फिर हमको बोरिया बस्ता समेट कर जाना पड़ेगा।
तो 1857 की क्रांति जो है वो हो चुकी है। 1857 की क्रांति होने के बाद अब ब्रिटिशर्स ये सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डालें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे तो फिर चीजें सही रहेंगी अपनी, और फिर इनको दिखेगा भी कि हाँ देखो ये ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं कि खुद ही खुद कर रहे हैं, हमको भी ये इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर गुस्सा जो होगा, कब एक जनरल परसेप्शन ऐसा बनना चाहिए कि ब्रिटिशर्स इंडियंस को भी ले रहे हैं। अब चाहे से हम जिसको ले वो लॉयल ही हो, हमारा हमारा पालतू कुत्ता जो ले लें हम, ठीक है ना, लॉयल लोगों को ले लेंगे हम सारे को, और सबको ऐसा लगेगा देखो ब्रिटिशर्स कितने अच्छे हैं, हम लोगों को भी मौका दे रहे हैं गवर्नेंस के अंदर। और ऐसा ही हुआ बच्चों। इस एक्ट के अंदर हम देखेंगे 1861 के एक्ट के अंदर एक पॉइंट को ध्यान रखा गया कि आफ्टर मैथ ऑफ द म्यूटिनी ऑफ 1857 देयर वाज अ जनरल परसेप्शन इन इंग्लैंड दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सिक्योर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। कि साहब नहीं हुआ ना ऐसा तो ये वापस विद्रोह कर देंगे। दूसरा, इनको ऐसा लगा कि जो हमने 1833 के चार्टर एक्ट, देखो ये था, आप देखो वापस से, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा ये बताओ, इनकी एग्जीक्यूटिव पावर सारी छीन ली गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की द्वारा, ये भी इसके अंदर डाल दी गई थी, इसकी और इसके काउंसिल के अंदर। इनकी लेजिस्लेटिव पावर भी छीन ली गई थी, यस सर, लेजिस्लेटिव पावर भी छीन ली। लॉ भी कौन बना रहा है? मद्रास के लिए लॉ कौन बना रहा है? बंगाल में बैठा हुआ आदमी, और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आ गई अब तो, वो भी लॉ बना रही है, ठीक है। अच्छा, बॉम्बे के अंदर कौन बना रहा है? गवर्नर, बंगाल में बैठा हुआ आदमी। तो यहां पर आप देखेंगे मद्रास और बॉम्बे के अंदर ब्रिटिशर्स गवर्नेंस प्रोवाइड कर ही नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू मच सेंट्रलाइजेशन हो गया था बच्चों। टू मच सेंट्रलाइजेशन मतलब कि मद्रास की जो लोकल प्रॉब्लम है वो बंगाल में बैठे आदमी को नहीं पता होगी, बॉम्बे की जो लोकल प्रॉब्लम है वो मद्रास बंगाल में बैठे हुए आदमी को नहीं पता चलेगी। तो यहाँ पे कानून कौन बनाता है? ये बनाता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है? ये कर रहा है, सब कुछ ही तो यही कर रहा है, वहां पे बैठा हुआ एक आदमी। तो टू मच सेंट्रलाइजेशन हो गया था, और ये करप्ट हो गया था जिससे कि इनको कंट्रोल करके रख सके। तीन तीन को कंट्रोल करने की जगह एक को कंट्रोल, अब तो ये सिस्टम ही नहीं रहा, ठीक है। तो अब जबरदस्ती इसके अंदर हमने इनकी पावर ले रखी, इनकी पावर वापस हमको लौटा देनी चाहिए। तो ये पावर वापस से लौटा देनी चाहिए होगी, और लौटा देंगे हम वापस से। तो ये जो होंगे इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है इनको वापस मिल जाएंगे यहाँ के गवर्नर को, ठीक है। गवर्नर वाला सिस्टम तो सेम ही रहा, ठीक है, बस वो आपने देखा कि उसके अंदर क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और वो सब चीजें वो सब बका दी इन्होंने। और ये जो सिस्टम है गवर्नेंस का, ये सिस्टम तो सेम ही रहा, ठीक है, कि प्रेसिडेंसी सॉरी प्रेसिडेंसी के ऊपर गवर्नर बैठे हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। द सेकंड आइडिया ऑफ सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इंट्रोड्यूस्ड इन 1933 वाज डिफेक्टिव बिकॉज मद्रास और बॉम्बे के अंदर गवर्नेंस मिल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि बंगाल में बैठा हुआ आदमी उनके लिए कानून बना रहा है, उनके लिए एग्जीक्यूशन कर रहा है। तो यहाँ के लोगों को ये भी पसंद नहीं आता, और लोकल गवर्नेंस वाज नॉट देयर, लोकल गवर्नेंस वाज एब्सेंट, डिसेंट्रलाइजेशन, टू मच डिसेंट्रलाइजेशन वाज देयर। तीसरी चीज ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर रिप्रेजेंटेशन कम था लोगों, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। चौथा प्रॉब्लम ये है कि भाई वो जो था ना गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो बोल रहा है कि भैया तुम मेरे को मार ही दो, क्या बोले, बहुत काम है मेरे पास, तुम बस मेरे को प्रोसेस इतना सारा काम मेरे ऊपर लाद के इतना काम दे दो, मेरे को कोई दे दो और आदमी दे दो जो मेरा काम बांट सके, हर कुछ मेरे पे। पहले तो इसके बाद बॉम्बे का भी काम, मद्रास का भी काम, सब काम मेरे पास ही, मेरा ही ठेका लेकर रखा है, मतलब मैं ही सैलरी ले रहा हूँ क्या, ठीक है, इस तरह। तो आप देखेंगे कहने का मतलब ये ओवर बर्डन होगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल मतलब गवर्नर जनरल जो इंडिया का है, राइट। गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज फेलिंग इट्स लेजिस्लेटिव फंक्शंस एंड वाज नॉट एबल टू वर्क सैटिस्फैक्टरी ड्यू टू कम्बरसम प्रोसीजर लीडिंग टू डिले इन द एनैक्टमेंट। बहुत ज्यादा कम्बरसम प्रोसेस के अंदर था सर। मेरा लोगों का रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल ही नहीं कि भाई हमारा महाराज वहां पे बैठा है तो हमारी बात उठाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, ऐसे तो बिल्कुल नहीं था। There was growing demand कि representative element should be introduced in the legislative council, legislative council के अंदर representative elements डाला जाए। ये सब क्या है, ये सब डिमांड उठ रही है, ये सब बैकग्राउंड चल रहा है, इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर होने का मांगता है। प्लस ये ऐसे भी कहना है कि भाई जो और भी चीजें जैसे सेंट्रलाइज लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स जो है बॉम्बे और मद्रास के अंदर, ये बड़े डिफेक्टिव होते जा रहे हैं बिकॉज टू मच सेंट्रलाइजेशन, उसके अंदर लोकल गवर्नेंस नाम की कोई चीजें यहाँ पर दिख ही नहीं रही है। समझ में आ रहा है?
तो आप यहाँ पर देखेंगे ये सारे के सारे जो होगा इसका एक बैकग्राउंड बनेगा, और इस बैकग्राउंड से फिर हम प्रोविजन ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट यहाँ पर पढ़ेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। यहाँ से इस बैकग्राउंड से अपन इसके अंदर समझेंगे। एनी डाउट इन दिस वन प्लीज आस्क मी, और प्लीज लेट मत आए क्लास के अंदर। अभी जो बच्चा आया लेट क्लास पे उसको बोल रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं तो बोल रहे हैं लेट ना आए क्लास के अंदर। क्लास होती है स्टार्ट 8 बजे, तुम आते हो 8:45 बजे, क्या मतलब है उसका? फिर या तो फिर पूरी क्लास मतलब रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, ठीक है? पर लेट मत आए प्लीज क्लास के अंदर। क्लास में लेट आते हैं तो तुम्हारा नुकसान है, चले जाओ अभी क्लास में लेट आए हो तो, राइट? जिसको भी बोल रहे समझ गया होगा, राइट? प्रोविजन ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 अपन एक एक करके इसके अंदर पढ़ लेते हैं, ये सब चीजें इसके अंदर। सबसे पहले क्या हुआ कि आप यहाँ पे देखिए, गवर्नर जनरल की एक्सपेंशन हुआ काउंसिल का, ठीक है? उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर कितने मेंबर थे सर? 4 मेंबर थे, एक लॉ मेंबर और आ गया, एक और मेंबर डाल दिया, 5th मेंबर फाइनेंस मेंबर। कितने मेंबर हो गए? 5 मेंबर, ठीक है? पहले सर लॉ मेंबर हो गया, फाइनेंस मेंबर हो गया, है ना? लॉ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसी कुछ फीलिंग्स आ रही है। चलो देखते हैं अभी तुम्हारी फीलिंग क्या है, अभी देखते हैं। दूसरा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एक नॉन ऑफिशियल मेंबर डाल दिया गया। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर क्या होता है? देखो उस वक्त काउंसिल के अंदर है ना, कुछ ऑफिशियल मेंबर्स, इलेक्शन तो होते नहीं थे, है ना? कुछ ऑफिशियल मेंबर हुआ करते थे जिसको अपॉइंट करता था कौन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनकी काउंसिल के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ऑफिशियल मेंबर्स हुआ करते थे, जिसको अपॉइंट कौन करता था? गवर्नर जनरल। ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब क्या है? ये कोई ऑफिशियल पोस्ट पे भी होंगे, ऑफिशियल पोस्ट पे भी होंगे, प्लस गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी काम करते हैं, है ना? इलेक्टेड नहीं, अपॉइंटेड है बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, एक होता था नॉन ऑफिशियल मेंबर। नॉन ऑफिशियल मेंबर क्या होता था कि भाई ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन कर रहा था इंडिया का, ठीक है? तो नॉन ऑफिशियल मेंबर एक तरह से क्या होते थे? वो लोग जैसे जमींदार है, ठीक है? जैसे हम बात करें जमींदार है, जैसे हम बात करें कि लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हो गए, ठीक है? जैसे हो गए राजा महाराजा, प्रिंसली स्टेट वाले राजा महाराजा हो गए। ये जो लोग थे ना, ये कोई ऑफिसर तो थे नहीं, इनकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर ऑफिसर तो मतलब कोई कोई भी गवर्नमेंट के ऑफिसर तो थे नहीं। इन लोगों को अपॉइंट करते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसको बोला जाता था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इनको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बोल रहे हैं, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की भी एंट्री स्टार्ट हुई 1861 के अंदर। 1861 से पहले जो ऑफिशियल मेंबर्स थे वही थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है? वो एक तरह से ऑफिशियल मेंबर है, बताया था ना तुमको उस तरह। तो वही थे। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी डाले जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन बढ़े। अच्छा, ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कोई इलेक्शन करके नहीं आ रहा है, इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन लड़के भी है, ऐसे नहीं आ रहे। ये कौन कर रहा है अपॉइंट? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रहा है। अब ये तो अपॉइंट किसको करेगा? जो चापलूस होगा, जो पूरा का पूरा क्या करे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कहे वही काम करे। ऐसे राजा महाराजा, ऐसे जो होंगे लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, ऐसे जमींदार, इन सबको रखेंगे। तो कहने का मतलब इन्होंने रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया तो सर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है वो डाले गए, और नॉन ऑफिशियल मेंबर किसी काम के नहीं थे। ऐसे नहीं थे वो भारत का बहुत तगड़े स्वतंत्र सेनानी डाल दिए और वो जाकर ब्रिटिशर्स की बैंड बजा रहे हैं वहां पर जाकर, ऐसा नहीं था कि फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी टाइप के लोग जो डिबेट के लिए जाने जाते थे वो जाकर बैठे नहीं। 1861 के टाइम पे हुआ, आगे जाके 1892 में तो आ ही जाएंगी चीजें, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और 5th, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 5th मेंबर चल रहा जाएगा, फाइनेंस मेंबर, ठीक है? तो अब देखो पहले कितने थे? 4 थे। 4 के बाद एक और ऐड हो जाएगा, 5वां ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो अब इसके अंदर है ना, ये एक तो 5 चीजें हो। इसके बाद ऐसा कहा गया कि भाई देखो ये फाइनेंस मिनिस्टर हमारे पास है ही, ठीक है, लॉ मिनिस्टर है ही, एक हम क्या करते हैं होम मिनिस्टर भी बना देते हैं, इसको होम मिनिस्टर बना देते हैं, ठीक है? एक को रिवेन्यू मिनिस्टर, एक को हम बना देंगे मिलिट्री जो है डिफेंस मिनिस्टर, और एक को रेवेन्यू मिनिस्टर, रेवेन्यू कलेक्शन करने का बहुत काम होता है। तो इस तरह से पोर्टफोलियो बांट दिए इन सबको हमने, पोर्टफोलियो बढ़ा। और पोर्टफोलियो सिस्टम जो आज का टाइम जो है, आज की जो पहले पोर्टफोलियो नहीं बांटे थे, गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बस वो देखते थे, सब जनरल वर्क देखते थे। कोई ऐसा नहीं था कि भाई तू होम वाला अफेयर्स तू देखेगा, कि डिफेंस वाला तू देखेगा, लॉ वाला तू देखेगा, फाइनेंस वाला, ऐसा नहीं था साहब। समझ में आ रहा है? रेवेन्यू वाला तू देखेगा। पहले तो थे कि भाई बना दिए, बस ये चारों सब मिलके बांट के काम देख लें।
अब यहाँ पे पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहले पोर्टफोलियो, जैसे आज हम देखते हैं ना, अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमण जो है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एंड सो ऑन, ऐसे हम देखते हैं ना। वैसे पहले 1861 के अंदर ही वैसा चीज आया, ये 1861 से आया था पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आई होप दिस इज क्लियर, इतना सबको क्लियर है? एनी डाउट? अभी तक कोई डाउट आया तो प्लीज बताएं, है ना, वापस अपन रिपीट कर देंगे इसको, बट अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। ठीक है, तो हम इस तरह से इसके अंदर देंगे। फिर इसके बाद कि तो अब आई होप दिस इज क्लियर, टू एक्ट एम्पावर द गवर्नर जनरल टू डेलीगेट स्पेशल टास्क, डेलीगेट ये सब गवर्नर जनरल के ऊपर है ना, गवर्नर जनरल टू इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। दिस वाज फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया, तो पहली बिगिनिंग ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 के अंदर आई। याद हो जाएगा ये, ऐसे मत समझना कि सर इतना सारा कैसे याद करेंगे। जब तुम सोचो 1833 में आएगी कि नहीं आएगी, 1813 में आएगी कि नहीं आएगी, ये सब ऐसे करके याद आ जाएगा। 1858 में नहीं आएगा पोर्टफोलियो सिस्टम, तब जाकर यार, तब तक तो 4 ही मेंबर थे, फिर 5 मेंबर हुआ, फाइनेंस वाला आया तो फाइनेंस वाला आया, मैंने कहा फाइनेंस वाला आ गया, लॉ वाला आ गया, तो अब डेफिनेटली चलेगा, तो इस तरह से याद कर हो जाएगा, तो नॉट वरी अबाउट। तो अब देखिए 5 मेंबर्स, होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू एज वेल एज फाइनेंस, ये 5 मेंबर्स जो होंगे ये पोर्टफोलियो के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये सब अलग अलग तरह से, इस तरह से मिनिस्टर्स होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो कुछ स्थिति इस तरह की हो जाएगी, देख लो आपको। देखो फाइनेंस मिनिस्टर मतलब जो सब कुछ देख रहा है ना, अलग अलग फाइनेंस का पूरा देख रहा है। रेवेन्यू वाले का एक ही काम है पहले, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था ना, तो रेवेन्यू कलेक्शन का कि कहाँ से रेवेन्यू आए, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आए। फाइनेंस मिनिस्टर के बहुत सारे काम है कि भाई बजट के अंदर कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ जाएगा पैसा, ये सब चीजें देखे। ठीक है, किस तरह का फाइनेंशियल लॉज बनाए, वो सब चीजें देखेगा। रेवेन्यू वाले का एक ही काम कि भाई रेवेन्यू, क्योंकि वहां पे रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर ही फोकस किया जाता था, तो रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर एक अलग से मिनिस्ट्री बना दी। जैसे हमारा होता है ना, कोई जैसे प्रधानमंत्री मोदी आए तो उन्होंने बोला कि भाई अभी जो स्किल डेवलपमेंट एक अलग से मिनिस्ट्री बननी चाहिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री भी थी और उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी अपन ने बना दिया अलग से। तो वैसे उन लोगों ने कहा कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा एक रेवेन्यू मिनिस्टर और होगा, रेवेन्यू मिनिस्ट्री और होगी। वो पोर्टफोलियो इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करा बिकॉज यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइजेशन और रेवेन्यू करने का मकसद था, कि इसका काम सिर्फ यही है। ऐसा नहीं कि 70 काम है फाइनेंस मिनिस्टर के पास, एक काम और रेवेन्यू वाला इंपॉर्टेंट काम है, तो उसके अंदर क्या कर दिया, एक अलग से अपन ने पोर्टफोलियो बना दिया। राबिया, इज दिस क्लियर? ठीक है, अब सोच के देखो, अगर तुम इस डायमेंशन से सब कुछ पढ़ लोगे तो यहीं से तो क्वेश्चन आता है यूपीएससी के अंदर, जो तुम कर नहीं पाते हो। यही चीजें अब पूरा सब्जेक्ट अब अपने पास इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज दिमाग के अंदर बैठी हुई है, सेट है ना, रटे नहीं है हम। अब देखो रटे नहीं मत लग जाना भाई, तुमको इतना मुश्किल से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करके लेक्चर्स बनाए हैं, बहुत रिसर्च करके, और तुम रटने लग जाओ, ऐसा मत करने लगे प्लीज। प्लीज अपने दिमाग को थोड़ा वर्क करने दो, दिमाग के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर आप भरोसा रखिए। ठीक है, कि 1861 के अंदर इस तरह से 5, तो दिमाग के अंदर भरोसा रखना कि, और कहना कि भाई दिमाग से कि भाई रटना आप छोड़ना है, क्योंकि रटने की आदत तुम्हारी 20 साल से लगी हुई है ना। साथ में एग्जाम पास करे कॉलेज के, और इंजीनियर हो तो पूरा ही रट के करा होगा। ठीक है, कॉलेज के इंजीनियर, कॉलेज के एग्जाम पास करे, उससे पहले जो है 10th 12th के अंदर भी रट के ही पास हुए। रटने की आदत लगी हुई है, अब मेरे को वो आदत छुटानी है तुम्हारी। ठीक है, और उसके अंदर दिमाग जब वर्क करने होगा ना, नॉलेज आता है, दिमाग वर्क करने तो मजा आता है उसमें, तो आदत आराम से छूट सकती है। ये ज्यादा बड़ी आदत है, समझो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू। यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा है, सर रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, वेरी गुड नेहा। और इट मींस फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी गुड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। उसके बाद 1833 में पीक पोजीशन पे पहुंच गया सेंट्रलाइजेशन, और फिर 1861 के अंदर पहला स्टेप है डिसेंट्रलाइजेशन। वेरी गुड, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर इस पे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलो, नेहा ने क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट जनरल मैसेज कर दिया करो, डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जिससे सारे बच्चे पढ़ ले ना। चलो, यहाँ तक अपन ने इसके अंदर कर लिया। अब क्या होगा कि ये तो था ही कि भाई देखो 1861 से पहले देखे तो 4, 1 2 3 4, फिर 5वां आ गया फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, इनके नाम पहले नहीं थे, नाम फिर इनके बाद में 1861 के अंदर नाम दे दिए, फिर फाइनेंस मिनिस्टर। फिर 1874 के अंदर एक और आ जाएगा, 6th मेंबर आ जाएगा पब्लिक वर्क्स का। जेडी होता है ना, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं उनका, पब्लिक वर्क्स आ जाएगा, कि सड़क बनानी है, रेलवे लाइन बनानी है, ठीक है, ये सब कुछ काम करना है, वो सब चीजें कर रहे हैं।
तो इस तरह से पब्लिक अफेयर्स का एक अलग से। तो अब क्या हो जाएंगे इसके अंदर, अगर हम देखेंगे पूरा पूरा पोर्टफोलियो के अंदर 6 मेंबर हो जाएंगे, 6 मेंबर विल बी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का हालत देखो कैसे हो जाएगा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, ये तो वही रहेगी, गवर्नर जनरल प्लस 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, ठीक है, जिसके अंदर सबको पोर्टफोलियो दे रखा है। अब सबको मजा आ रहा है, सब कह रहे हैं कि भाई मैं होम मिनिस्टर, भाई बताइए तू मिलिट्री मिनिस्टर, ठीक है, मिलिट्री मतलब डिफेंस मिनिस्टर, तू लॉ मिनिस्टर, ठीक है, इतने में एक छट्टा आ जाएगा इनका दूसरा एक पब्लिक अफेयर्स वाला। तो लेटर ऑन 6th वन मतलब 1874 के अंदर जाते जाते 7 अगर अपन 1874 के अंदर जाके देखिए 6 मेंबर्स हो जाएंगे इसके अंदर, है ना, गवर्नर जनरल उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, ठीक है, और उन सबको गवर्नर जनरल हेड कर। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर देखो तो एक्स ऑफिसो मेंबर तो यही है, एक्स ऑफिसो मेंबर जब मतलब ये कि जो ये होंगे वही ये होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 1, अगर हम देखेंगे इसके अंदर गवर्नर जनरल, ठीक है, एक देखेंगे कमांडर इन चीफ। अब यहाँ पे 4 मेंबर ये यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 मेंबर हो जाएंगे, है ना, 5 मेंबर होंगे फिर 6 मेंबर, ये चेंज होता रहेगा ये वाला सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा 6 से 12 एडिशनल मेंबर्स रहेंगे, कुछ ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, कुछ नॉन ऑफिशियल्स होंगे। नॉन ऑफिशियल ऑफिशियल्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, दैट आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल जो है वही इनको अपॉइंट कर रहे हैं, मतलब क्या है, गवर्नर जनरल ही इनको अपॉइंट कर रहे हैं। और गवर्नर जनरल किसके एजेंट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है, अब देखो सब कुछ याद आ जाए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सारी पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर डाली। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कितनी काउंसिल से 15 मेंबर्स की काउंसिल है जो कि लंदन के अंदर ही रहती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सपोर्ट करती है। 1858 से वहां तक लेके चलेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हमने कहा कि इसके अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के थ्रू क्या करा, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यहाँ पर देख लो, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट वाज ए पर्सन हु वाज नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नर जनरल टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड वाज नॉट गिवन ए गवर्नमेंटल ऑफिस। तो इसके बाद गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होते थे। तो ये किन किन लोगों के लिए होता था, जमींदार, रूलर्स, प्रिंसली स्टेट, लॉयर, जर्नलिस्ट, जो भी लॉयल होते थे ना ब्रिटिशर्स के, उनको नॉमिनेट करके इसके अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर के अंदर रखा जाता था। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब तुम्हें ऐसा लगता होगा सर लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा और जो बहुत पावर होगी इसमें। नहीं भैया, इसमें कुछ ही पावर नहीं, पावर सेंटर जो है वो यहीं पर है। ऐसा नहीं था कि इसके अंदर सारी पावर है कि तुम सब कुछ डिसाइड कर लोगे, नहीं, कहीं चढ़ के गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर बैठ गए, नहीं, इसमें पावर ही नहीं दी गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब दिखावा है, समझ में आ रहा है। इसके अंदर अगर हम देखें टोटल अगर कुछ पावर है तो कोई पावर नहीं। इवन आप देखेंगे 1861 के एक्ट के अंदर इनके पास बजट का भी डिस्कशन का पावर नहीं है, बजट का डिस्कस भी नहीं कर सकते ये लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले, ठीक है, बजट को डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं, डिस्कस भी नहीं कर सकते, इतनी भी पावर नहीं है इनके पास। बाद में आ जाएगी 1892 पर। अब बाकी हमारे ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को ज्यादा से ज्यादा पावर दो। अब यहाँ पे समझो कि लेजिस्लेचर्स को पावर देने का क्या सेंस होता है, समझो लेजिस्लेचर्स, ठीक है, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स। आप देखो अभी के डायमेंशन में, आज के टाइम में भी देखो, जो लेजिस्लेचर्स है ना, वो जो है ना, वो इसको अकाउंटेबल बनाता है एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव को, अगर एग्जीक्यूटिव कोई भी गलत काम करेगा तो लेजिस्लेचर क्या करेगा, कोई मोशन पास कर देगा, ठीक है, कोई क्या कर देगा, कोई इसके अंदर कोई मोशन पास कर देगा या फिर कोई डिबेट डिस्कशंस कर देंगे, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन है, लेजिस्लेचर पास कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ, है ना। प्राइवेट मोशंस जो है वो पास कर सकते हैं। चेक एंड बैलेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज के थ्रू चेक एंड बैलेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव, हाँ बिल्कुल सही बात है, एग्जीक्यूटिव जो है रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए हमेशा रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर जितना ज्यादा लेजिस्लेचर पावरफुल रहेगा ना, लेजिस्लेचर पावरफुल रहेगा, उतना ज्यादा एग्जीक्यूटिव को दिक्कत होगी। तो ऑब्वियसली ये लोग जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को कुछ पावर नहीं दिए, बस नाम की लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अगर हम देखें अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को देखें, इट पोसेस नो पावर एट ऑल, कोई पावर ज्यादा थी नहीं इसके पास। इवन इट कुड नॉट डिस्कस द बजट और फाइनेंशियल मेजर्स और एनी अदर इंपॉर्टेंट बिल विदाउट द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती थी, जब जाकर वो ये सब चीजें देखते थे। इट कुड नॉट डिस्कस द एक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शन के बारे में भी कि भाई आपने ये काम ऐसा क्यों करा, तो भाई कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं थे, राइट। इट कुड नॉट देयरफॉर बी सीन एज सम काइंड ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इवन मोस्ट, आज की जो पार्लियामेंट है वैसी नहीं है, इसमें लेजिस्लेचर के पास काफी पावर है। यहाँ पे लेजिस्लेचर को बिल्कुल कि भाई तुम अपना काम करो, मिनिस्टर ही करेंगे सब कुछ करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इन 1862 एक फैक्ट है, ये देख लीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग the then viceroy nominated 3 Indians to his legislative council, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। अब ये मैंने क्यों आपको डाला है, ये तीनों ऐसे थे बिल्कुल बिल्कुल इसके चाटुकार लॉर्ड कैनिंग के, ठीक है, और इनको इन्होंने क्या कर दिया, उनको इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर डाल दिया, राइट। और ये वही वाला सिस्टम है कि जब भाई गवर्नर जनरल के सामने देख रहे हैं, गवर्नर जनरल की टक टक उसने हाथ उठाया, इसने भी हाथ उठा दिया, भाई मैंने भी हाथ उठा दिया, इसने भी गवर्नर बनारस के महाराजा पटियाला ने, इस तरह के लोग थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 1861 के अंदर ऐसा आया था कि भाई हम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, तो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट करे थे 1862 के अंदर, ठीक है। अब बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, डिसेंट्रलाइजेशन मैंने आपको बताया क्योंकि इट इनिशिएटेड द प्रॉब्लम आ रही थी, डिफेक्टिव प्रोसेस, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द बम्बई एंड द मद्रास प्रेसिडेंसीज, उनको वापस से अब प्रोसेस स्टार्ट करा है कि लेजिस्लेटिव पावर दी गई कि लेजिस्लेटिव पावर वापस रख लो, इट दस रिवर्स द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दैट स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और ये 1773 में स्टार्ट हुई थी, और चार्टर एक्ट के अंदर सेंट्रलाइजेशन एक पीक पे पहुंच गया था, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसको इस तरह से इसके अंदर कर दिया गया। आई होप दिस इज क्लियर। तो डिसेंट्रलाइजेशन इस तरह से यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन को हटा दिया गया। आई होप दिस इज क्लियर। इसी के साथ एक ऑर्डिनेंस की पावर भी इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर दी गई। तो आज हमारे पास ऑर्डिनेंस की पावर है, ठीक है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, तो प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस की पावर है, तो क्या होती है वो अपन तब समझेंगे। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है कि इन केस कि मान लीजिए कि लेजिस्लेटिव जो है काउंसिल जो है वो वर्क नहीं कर रही है, तो गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव, गवर्नर जनरल मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव जो है ना, वो क्या कर सकते हैं, वो आराम से अपनी पावर्स को यूज करके ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे गवर्नर जनरल, ठीक है, इनको क्या है कि ये डायरेक्टली क्या कर सकते हैं। अब ऑर्डिनेंस कैसे, अब ऑर्डिनेंस कैसे होगा ये समझो कि मान लीजिए पार्लियामेंट जो है ब्रिटिश का, ब्रिटिश वाले, ब्रिटिश के पार्लियामेंट के अंदर बोला जाए कि भाई हमें क्या करना है, एक ऑर्डिनेंस पास करना है भारत के अंदर, बिना भारत को यूज करे, मतलब बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल को यूज करे, बिना इसके अंदर। तो ब्रिटिशर्स का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन है बताओ, गवर्नर जनरल है कि वायसराय है, बोलो। वायसराय। वायसराय। तो वायसराय से कहेंगे कि साहब एक ऑर्डिनेंस पास कर दे। जब ये ऑर्डिनेंस पास करा गया तो इसमें ना गवर्नर जनरल से कुछ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कुछ पूछा गया, ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की लेजिस्लेटिव काउंसिल से कुछ पूछा गया, ऑर्डिनेंस डायरेक्टली यहाँ पर कर दिया गया। तो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ऑर्डिनेंस यहाँ पर पास कर सकते थे। आई होप दिस इज क्लियर। और उसके लिए करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दूसरा मास्क उठाकर अपना वायसराय वाला चेहरा लगा उस तरह से, और इसकी लाइफ जो थी वो थी 6 मंथ्स के लिए, ऑर्डिनेंस की लाइफ। ऑर्डिनेंस समझ रहे हैं ना, कि अगर मान लीजिए हमारे जो देश है उसके अंदर मान लीजिए पार्लियामेंट के अंदर वर्क नहीं कर रहा है, पार्लियामेंट वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, तो ऑर्डिनेंस के थ्रू क्या कर सकते हैं अपन, ऑर्डिनेंस के थ्रू लेजिस्लेशन ला सकते हैं। तो अभी जैसे किसान बिल आए थे, जो फार्मर बिल आए थे, वो ऑर्डिनेंस के थ्रू आ गए थे पहले, ऑर्डिनेंस के, फिर पार्लियामेंट के अंदर उसको पास करवाया गया था। तो ये ऑर्डिनेंस एक इस तरह का होता है। तो ऑर्डिनेंस जो था वो वायसराय इशू करता था, ठीक है, वायसराय इशू करता था, और वायसराय जब ऑर्डिनेंस इशू कर रहा है तो उसकी जो लाइफ रहती है तो 6 मंथ, मतलब 6 मंथ के अंदर अंदर भीतर भीतर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल से उसको करना पड़ेगा, अप्रूवल करवाना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल और जनरल, गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ 1860 एम्पावर्ड द वायसराय टू इशू द ऑर्डिनेंस, द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पर लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वाज 6 मंथ, 6 मंथ का होता था कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आप, इमरजेंसी का मतलब ये नहीं कि इमरजेंसी लगा दी भारत के अंदर, सब नहीं, इमरजेंसी सिचुएशन मतलब नॉर्मल वर्ड इमरजेंसी यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस, आज जो हमारा ऑर्डिनेंस का आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल जो है वो जो है यहीं से डरा हुआ है। तो ऑर्डिनेंस सबसे पहले कब आया ऐसे पूछा जाए तो 1861 के एक्ट के अंदर यहाँ पर सबसे पहले ऑर्डिनेंस है। आई होप दिस इज क्लियर। आज का क्लास अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है, कल सुबह क्लास होगी 8 बजे, ठीक है, तो उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर कल पूरे टाइम कल क्लास रहेंगे, तो कल 1935 के एक्ट तक अपन पढ़ लेंगे, ठीक है, और फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपन परसों से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो काफी सही
दिशा के अंदर और काफी सही स्पीड से कोर्स चल रहा है, ठीक है। और इस कोर्स के अंदर जितनी भागीदारी मेरी है, जितना मेहनत मेरी है, उससे ज्यादा मेहनत तुम्हारी होनी चाहिए, होनी ही पड़ेगी। इसका अपने पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम एस्केप कर जाएंगे, सर ठीक है आप कर लो, मेहनत हम नहीं करेंगे, तो उससे कोई होगा नहीं, आपको करनी पड़ेगी, और नहीं करोगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट। तो आप लोगों को सबको डेडिकेटली इस कोर्स को ज्वाइन करना है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि भाई मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता कि कोर्स के अंदर 4 बच्चे बैठे हैं कि 50 बच्चे बैठे हैं कि 100 बच्चे बैठे हैं। आप लोग यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं तो 2-2 स्टूडेंट्स को भी मैं पढ़ा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो जो बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझ लेना बिल्कुल, कि अभी तुमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया है, ठीक है। जो बच्चे डेडिकेटली फॉलो नहीं कर सकते, मतलब डेडिकेटली का मतलब क्या है कि आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देना पड़ेगा आपको, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपको कोई डाउट है तो वो डाउट पूछो, वो जो मैंने आपको बताया था उधर, वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं, उन सबका कंसर्न मैं समझता हूँ, इतना भी हार्ड हार्ड नहीं हूं मैं, ठीक है। उन सबका कंसर्न कि भाई सर हम जा रहे हैं ऑफिस तो हमको, पर आप अपनी तरफ से मेहनत नहीं करेंगे तो वो दिख जाएगा कहीं ना कहीं रिजल्ट के अंदर। तो प्लीज डोंट ज्वाइन दिस बैच, ठीक है। मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस बैच को ज्वाइन मत करिएगा, ठीक है। जब भी है ना, तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस भी इवन आई विल पे इट बैक टू यू, ठीक है। वो 500 रुपए अगर आपको खटक रहे हो तो वो भी हम आपको पे कर दें, पर आपको यहाँ पे रहनी होगी तो मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अब मेरे को मेहनत करो और तुम नहीं करोगे मेहनत, तो देखो खराब तो लगेगा ना, कि आप लोग मेहनत कर नहीं रहे, मैं अकेला मेहनत कर रहा हूँ, तो खराब लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरा ईगो हर्ट हो, मैं नहीं चाहता मुझे खराब लगे। तो आप लोग क्या करें, आप लोग मेहनत करें, पूरी मेहनत करेंगे। कोई कई बच्चे बहुत डेडिकेटली पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत डेडिकेटली पढ़ रहे हैं। वो उन बच्चों के बारे में मैं जानता हूँ, पुराने बच्चे मेरे, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस के और एथिक्स के, मतलब पुराने मतलब ऐसे पुराने नहीं, कल के जो पिछले महीने जो कोर्स स्टार्ट हुए थे उनके, तो बहुत डेडिकेटली पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उनमें डेडिकेशन आ गया है वो, अरे पर हो सकता है आप लोगों के अंदर भी वो डेडिकेशन जिसमें नहीं है, उसके लिए बोल रहे हैं। तो बहुत ही कैजुअल ले रहा है कि अभी तो भैया 15 नवंबर ही आया है, तो भाई ऐसा ना करें प्लीज, ठीक है। चलिए सर, रिगार्डिंग करंट अफेयर्स कोई और कुछ नहीं, कुछ मत देखो। प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स बहुत डिटेल के अंदर हो रहे हैं, यूट्यूब पे जो है वो करंट अफेयर्स, दैट इज फाइन, ठीक है। नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन नहीं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट्री होता था, राइट, समझ में आ रहा है? तो नहीं, यहाँ पर जो अब ये समझ लो करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी, कि करंट अफेयर्स में जो वो होता था ना, वो जो करंट अफेयर्स के अंदर जो 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स चल रहे हैं, दैट इज द बेस्ट वन, ठीक है, वो बेस्ट है। अपन वापस से अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि वही चीज मैं तुमको वापस इस बैच में पढ़ाऊं, वही करंट अफेयर्स रहेंगे, राइट। और उसके ऊपर हम टेस्ट के अंदर, जैसे अभी जो ये होगा कि 40 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, उसके अंदर से 1 से 10 लेक्चर जो होंगे करंट अफेयर्स के, वो आप देख लेना यूट्यूब पर, ठीक है। उनके 1 से 10 लेक्चर्स के अंदर जो करंट अफेयर्स के अंदर जो टॉपिक्स है, उसके 5 क्वेश्चंस भी इसके अंदर आएंगे, मतलब 35 क्वेश्चन फ्रॉम द पॉलिटी एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर्स, 1 to 10 लेक्चर इज द सिलेबस, ठीक है। So I hope this is clear to everyone. That's all for today's class. Thank you so much. Bye bye.